Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we'll learn the digestive and absorptive processes of digestion. So let's see. Digestive and absorptive processes. Most nutrients are broken down into smaller pieces before they can be absorbed. Nutrient digestion occurs both in the lumen of the gastrointestinal tract and on the brush border and is accomplished through enzymes. तो हमने ये देख लिया कि न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, बिल्कुल स्मॉलर प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, ठीक है, और फिर वो स्मॉलर प्रोडक्ट्स होके फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं. अब स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स ने एब्जॉर्ब होना होता है ब्लड स्ट्रीम में. तो ब्लड स्ट्रीम में जाने से पहले वो और छोटे न्यूट्रिएंट्स में होते हैं, या ब्लड स्ट्रीम में जाने से पहले वो इंटेरोसाइट से गुजरते हैं, जो सेल्स होते हैं. उन सेल्स के अंदर वो फर्दर ब्रेक डाउन हो जाते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स, और फिर वो ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं. न्यूट्रिएंट डाइजेशन occurs both in the lumen of the gastrointestinal tract and on the brush border and is accomplished through enzymes. तो न्यूट्रिएंट डाइजेशन आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के ल्यूमन वॉल होती है, जो आपका बेसिकली वॉल है जिसके पीछे आपकी ब्लड स्ट्रीम्स हैं, ठीक है. तो ल्यूमन में से भी होती है आपकी और ब्रश बॉर्डर में से भी होती है, ठीक है. ल्यूमन में आपका मैंने बताया हुआ है सेल्स के ऊपर एक ब्रश बॉर्डर होता है, उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होते हैं. वंस डाइजेस्टेड nutrients must move into the cells of the gastrointestinal tract by a process known as absorption. तो इस प्रोसेस को कि जब न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट हो जाएं और वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की वॉल में से ब्लड में जाते हैं, उसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं. Although some nutrient absorption may occur in the stomach, the absorption of most nutrients occurs in intestine. तो ऑब्जॉर्प्शन हमेशा आपके न्यूट्रिएंट्स की इंटेस्टाइन में ही होती है. सिर्फ कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो स्टमक में एब्जॉर्ब होते हैं, वरना ज़्यादातर जब हम ऑब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स इंटेस्टाइन में से एब्जॉर्ब हो रहे हैं. और जनरली कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं? ज़्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन के प्रॉक्सिमल अपर पोर्शन से एब्जॉर्ब होते हैं. Digestion and absorption of nutrients within the small intestine occurs within 30 minutes. तो ये सारी की सारी आपकी डाइजेशन 30 मिनट्स के अंदर अंदर हो जाती है. अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पूरी की पूरी डाइजेशन बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ जब काइम आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है तो उसके अंदर तो जो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होती है वो 30 मिनट्स में होती है. अच्छा, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एंटेरोसाइट से एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है. आपकी जो है सेल वॉल होती है, ये हम बात कर चुके हैं. आपकी ये इंटेस्टाइनल वॉल्स हैं और इसके अंदर आपके काइम है, ठीक है. तो इंटेस्टाइनल वॉल के ऊपर ये आपके सेल्स होते हैं, ठीक है, और इन सेल्स के ऊपर आपका ब्रश बॉर्डर होता है, ठीक है. तो न्यूट्रिएंट्स यहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, फिर यहाँ से जाके फिर ये ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, ठीक है. तो अब जो ये आपका न्यूट्रिएंट्स का इंटेस्टाइन के अंदर से इंटेरोसाइट के अंदर जो जाते हैं वो 3 तरीक़ों से जाते हैं. डिफ्यूजन के ज़रिए से, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पिनोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस. दिस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का जो तरीका है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ये आपको चारों तरीके बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है. बहुत ज़्यादा ये आसान भी है, ठीक है, अभी हम समझते भी हैं, लेकिन ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए. हम ये यहाँ से देखते हैं. आपकी डिफ्यूजन कैसे होती है? आपकी डिफ्यूजन हो रही होती है, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो ये आपकी सेल वॉल है, ठीक है. ये आपकी इस तरीके से ल्यूमेन होता है, ठीक है. ये सेल मेम्ब्रेन है, ये बीच में आपका ये सारा सेल्स हैं, ठीक है. तो आपकी डिफ्यूजन किस तरीके से होती है कि आपके न्यूट्रिएंट्स यहाँ से यहाँ जाते हैं, ठीक है. डिफ्यूजन क्या होती है कि जिस साइड पे आपके न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके न्यूट्रिएंट्स एक एरिया में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो नॉर्मली डिफ्यूजन का तरीका ये है
कि अगर कोई भी सेल परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, आपकी इस तरीके से है, ठीक है, और एक साइड पे अगर ज़्यादा हैं और एक साइड पे आपके कम न्यूट्रिएंट्स हैं, या कोई भी आपका सॉल्यूट है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि आपके जो न्यूट्रिएंट्स अगर इस साइड पे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि आपकी लेफ़्ट साइड पे न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं और राइट साइड पे बहुत कम है, ठीक है, तो तरीका ये होता है कि जिस साइड पे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं वो दोनों साइड्स जो है ना आपस में ना इक्वलिब्रियम लेके आती हैं, कोशिश करती हैं कि दोनों साइड पे न्यूट्रिएंट्स सेम अमाउंट में हो। तो क्या होता है, यहाँ से न्यूट्रिएंट्स मूव कर जाते हैं इस साइड पर और फिर इधर भी सेम अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर ऐसा होगा कि इस साइड पे आपके न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, आहिस्ता 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 यहाँ पे सारे आना शुरू हो गए, ठीक है, अगर इस साइड पे बहुत ज़्यादा हो जाएं आपके न्यूट्रिएंट्स, तो क्या होगा, यहाँ से फिर से वापस इधर आएंगे न्यूट्रिएंट्स और इधर भी उतने ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो हमेशा दोनों साइड्स कोशिश करती हैं कि दोनों साइड पे इक्वल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हों। जब आपकी दोनों साइड पे इक्वल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं तो फिर इनका आना जाना आपस में बंद हो जाता है, ठीक है, और इस तरीके से आपके न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होते हैं। फॉर एग्जांपल इस साइड पे आपके स्मॉल लिपिड्स इस साइड पे ज़्यादा हैं, इस साइड पे कम है, तो स्मॉल लिपिड्स इस साइड पे चले जाएंगे, ठीक है। तो डिफ्यूजन क्या है, सम सब्सटेंसेस सच एज वाटर एंड स्मॉल लिपिड्स, आपके लिपिड मॉलिक्यूल्स और वाटर क्रॉस मेम्ब्रेन्स फ्रीली। द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस दैट कैन डिफ्यूज अगेंस्ट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स टेंड टू इक्वलाइज on the two sides of the membrane so that the substances move from higher concentration to lower, and that is it moves from a concentration gradient. concentration gradient का मतलब है एक साइड पे बहुत ज़्यादा concentration में न्यूट्रिएंट्स हैं तो वो हायर से लोअर में जाते हैं ताकि दोनों तरफ इक्वल हो जाए, और ये ज़्यादातर कौन से आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर और स्मॉल लिपिड्स डिफ्यूजन के तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं। अगला प्रोसेस देखते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ये होता है कि कई न्यूट्रिएंट्स आपके एब्जॉर्ब नहीं हो पाते डिफ्यूजन के ज़रिए से, तो फिर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये कैरियर्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के कैरियर्स में, कैरियर्स इनको कैरी करते हैं, कैरी करके इनको दूसरी साइड पे, सेल मेम्ब्रेन की दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ये होता है कि आपके न्यूट्रिएंट्स कैरियर के ज़रिए से जाते हैं। अदर कंपाउंड्स कैन नॉट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स विदाउट स्पेसिफिक कैरियर। ये याद रखिएगा कि ये एंडोसाइट है पूरा, ठीक है, आपका ये इस तरीके से ये आपका एंडोसाइट है, ठीक है, और ये एंडोसाइट की सेल मेम्ब्रेन है। तो हमने न्यूट्रिएंट्स को यहाँ से यहाँ पास कराना है ताकि ये सेल मेम्ब्रेन से फिर पता कि इस इंटेरोसाइट से ये आगे अंदर ब्लड स्ट्रीम में जा सकें, ठीक है। तो ये इनकी सेल मेम्ब्रेन से इसके अंदर कैसे न्यूट्रिएंट्स जाएंगे हम उसकी बात करें। अदर कंपाउंड्स कैन नॉट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स विदाउट अ स्पेसिफिक कैरियर, तो कैरियर चाहिए होता है इनको। द कैरियर में इफेक्ट द परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन इन सच अ वे दैट द सब्सटेंस इज एडमिटेड, और इट में शटल का मतलब है कैरी करना, जैसे बस कैरी करती है, द कंपाउंड फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू द अदर। Facilitated diffusion, like simple diffusion, allows an equalization of substance on the both sides of the membrane. Facilitated diffusion का ये भी यही तरीका है। अगर यहाँ पे आपके न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके न्यूट्रिएंट्स 4 हैं और यहाँ पे 2 हैं, तो वो क्या करेगी कि वो इस साइड पे भी आपके 3 कर देगी, ठीक है, और इस साइड पे भी आपके जब और न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे तो वो 3 कर देगी, ठीक है, या इस तरीके से आपके, या अगर इस साइड पे सिर्फ 4 हैं, ठीक है, अगर इस साइड पे सिर्फ 4 हैं या 2 न्यूट्रिएंट्स हैं तो वो कोशिश करेगी इधर 1 ले आए, लेकिन उसके बाद इट विल स्टॉप अनलेस एंड अनटिल और न्यूट्रिएंट्स नहीं आते। तो इक्वलाइजेशन प्रोसेस के ज़रिए से ये आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, सब्सटेंसेस दैट नीड टू बी कंसनट्रेटेड ऑन वन साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन और द अदर रिक्वायर एक्टिव ट्रांसपोर्ट विच इन्वॉल्व्स एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहिए होती है, जिसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसलिए चाहिए होती है क्योंकि इस ट्रांसपोर्ट में एनर्जी चाहिए होती है,
The energy is supplied by ATP and is usually involved in the active transport mechanism. अब इसमें क्या होता है, इसमें भी ऐसे ही है, कैरियर है, ये न्यूट्रिएंट को लेके जाएगा, इस न्यूट्रिएंट में डालेगा, ठीक है, और फिर यहाँ से वापस आएगा. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है लेकिन अभी भी न्यूट्रिएंट को इधर जाना है, यहाँ पे कम है, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से जाएगा, ठीक है, और उसमें फिर आपको एनर्जी रिक्वायर होती है. फिर एक और तरीका है पिनोसाइटोसिस. पिनोसाइटोसिस, सम लार्ज मॉलिक्यूल्स आर मूव्ड इनटू द सेल वाइल इनगल्फमेंट बाय द सेल मेम्ब्रेन. होता क्या है, ये इसको खा जाती है, ठीक है, ये पूरी की पूरी आपकी सेल मेम्ब्रेन इसको खा जाएगी, ठीक है, तो वो इनगल्फ, वो आपका इस तरीके से इनगल्फ हो जाता है और न्यूट्रिएंट आपका इधर आ जाता है, ठीक है. तो इस तरीके से यहाँ से करके ये क्लोज हो जाएगी और न्यूट्रिएंट आपका इधर आ जाएगा. तो इसको हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं. अब आप ज़रा कुछ और देखें. तो एब्जॉर्प्शन का जो मैकेनिज़्म है ना, वो डिपेंड कर रहा होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ फैट पर, कि फ़ैट कितना ज़्यादा सॉल्युबल है, ठीक है. फ़ैट को सॉल्युबल करवाया होता है माइसिल्स के ज़रिए से, फ़ैट सॉल्युबल हुआ होता है आपके काइन में. फ़ैट कितना सॉल्युबल है उस पर डिपेंड करता है. अगर फ़ैट सॉल्युबल नहीं है तो फ़ैट आपका एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है. उसके अलावा इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट कितना है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जितना ज़्यादा होगा उतनी आपकी जो है प्रॉपरली ईजीली ATPs जनरेट हो सकेंगी, ठीक है. और उसके अलावा pH भी प्रॉपर मेंटेन होती है. और मॉलिक्यूल का साइज़ कितना है, ठीक है, साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल, अगर बहुत बड़ा साइज़ होगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा. इन इंटेस्टाइन द एब्जॉर्प्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन अकर्स एज, अच्छा, जो डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट्स हैं ना उनकी एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है. जैसे प्रोटीन्स के एंड प्रोडक्ट्स अमाइनो एसिड्स और पेप्टाइड्स हैं. कार्बोहाइड्रेट्स के एंड प्रोडक्ट्स जो हैं मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स हैं, ठीक है. फैटी एसिड्स और मोनोएसाइल ग्लिसरोल्स और ग्लिसरोल, ये फ़ैट के एंड प्रोडक्ट्स हैं. तो इन एंड प्रोडक्ट्स की एब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन अगर इससे बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी. अनएब्जॉर्ब्ड इंटेस्टाइनल कंटेंट्स आर पास्ड फ्रॉम द इलियम. अच्छा, जो नहीं एब्जॉर्ब हो पाते वो फिर इलियम से क्रॉस होके कोलॉन में आ जाते हैं और फिर यहाँ उनको बैक्टीरिया सिंथेसाइज कर लेता है. ये कुछ साइट्स हैं. स्टमक में आपका वाटर, कॉपर, फ्लोराइड एब्जॉर्ब होता है और अल्कोहल एब्जॉर्ब होता है. डुडेनम में आपके ये सारे मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं और वाइटामिन्स एब्जॉर्ब होते हैं. जुजिनम में आपके डुडेनम में आपके फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स और मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं. जुजिनम में आपके वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स एब्जॉर्ब होते हैं और कुछ मिनरल्स और फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स भी एब्जॉर्ब होते हैं. और इसके अलावा आपके फ़ैट भी एब्जॉर्ब होता है जुजिनम में. इलियम में आपके ये स्पेसिफिक कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन B12, D और K और C, ये आपके इलियम में से भी एब्जॉर्ब होते हैं, पहले भी एब्जॉर्ब हुए होते हैं, जो रह जाते हैं वो यहाँ से दोबारा एब्जॉर्ब होते हैं. और इसके अलावा बाइल सॉल्ट्स एब्जॉर्ब होते हैं आपके. और लार्ज इंटेस्टाइन में आपके कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब होते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स एब्जॉर्ब होते हैं और विटामिन K और बायोटीन एब्जॉर्ब होता है और वाटर एब्जॉर्ब होता है. अब आप देख लें, कोलॉन पे आ जाते हैं. कोलॉन आपका इस तरीके से होता है. जो ये एरिया है हम इसको असेंडिंग कॉलन कहते हैं. असेंडिंग का मतलब जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ऊपर जाना, ठीक है, असेंडिंग कॉलॉन कहते हैं. ये एरिया हमारा ट्रांसवर्स कॉलॉन होता है, मतलब सीधा, और ये एरिया हमारा डिसेंडिंग कॉलॉन होता है, मतलब नीचे जाना. और ये जो थोड़ा सा स्ट्रेट एरिया होता है इसको हम सिग्माइड कॉलॉन कहते हैं और इसको एनल कहते हैं. ये हमारा अपेंडिक्स है. यहाँ पे हमारा सीकम और यहाँ पे इलियोसिकल वॉल्व होता है. इधर से यहाँ पे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे इलियोसिकल स्फिंक्टर से अटैच हो रही होती है कोलॉन के साथ. और फिर ये असेंडिंग कॉलॉन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग कॉलॉन, सिग्माइड कॉलॉन और ये एनल है और ये रेक्टम है आपका. अब हम
कोलॉन को देख लेते हैं, कोलॉन या लार्ज इंटेस्टाइन को देख लेते हैं। तो आपका जो इलियम होता है वहाँ से आपके इलियम से अनअब्सॉर्ब मटेरियल्स इलियोसिकल वॉल से होते हुए सीकम में आ जाते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से अनअब्सॉर्ब जो न्यूट्रिएंट्स रह गए हैं वो इलियोसिकल वॉल से होते हुए सीकम में आ जाते हैं, तो इस एरिया में आ जाते हैं। अब सीकम से आगे कुछ आपके सेक्शंस हैं, असेंडिंग सेक्शन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्माइड के मैंने आपको बता दिया है, या आप इसकी इसी तरीके से नाम याद रखें, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग कॉलॉन और सिग्माइड कॉलॉन। अब कॉलॉन जो है वो 5 फीट लॉन्ग है और स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरेटिवली डायमीटर में ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर डायमीटर इतना है, ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो डायमीटर में ये स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। इसके अलावा आपका रेदर देन बीइंग पार्ट ऑफ द एंटायर वॉल, अच्छा एक तो इसका डायमीटर और मैंने आपको लेंथ बता दी, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर 3 मस्कुलर बैंड्स होते हैं जिनको हम टाइनी कोलाई कहते हैं। सॉरी, टीनिया कोलाई कहते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है आपका, ये आपके इस तरीके से होते हैं जी, ये टीनिया कोलाई होते हैं। ये जो आपकी लाइन आ रही होती है ना बीच में, रुके मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, ये लाइन होती है इसको हम टीनिया कोलाई कहते हैं। तो ये इस तरीके के आपके 3 होते हैं और ये आपके इस तरीके के मस्कुलर बैंड्स होते हैं। अगर यहाँ से देखें तो आप ये इस तरीके से, ये जो बैंड्स हैं ये इस गिर्द, और ये इन सबको हम टीनिया कोलाई कहते हैं, ठीक है। मतलब ये इस तरीके से यहाँ से और यहाँ से होते हैं। तो ये जो है इस तरीके से ये ना कोलॉन के अंदर फोल्ड्स क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। कंट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल मसल की कंट्रैक्शंस और सर्कुलर मसल्स की कंट्रैक्शंस है, ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है कि बल्जेस बने हुए होते हैं और इनसे पाउचेस बनती हैं जो आपके इंटेस्टाइनल कंटेंट्स आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपकी ये जो पाउचेस होती हैं, इनको यहाँ से दिखाती हूँ, ये जो आपकी पाउचेस बनी हुई होती हैं इनको हम स्टीरिया कहते हैं। ये पाउचेस, इनको हम हिस्टीरिया कहते हैं, ठीक है। ये इस तरीके के ये जो मसल्स हैं ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट होके प्रॉपर लॉन्गिट्यूडनल मसल एक पाउचेस बना देते हैं और उन पाउचेस से हर पाउच में खाना जाता है और फिर वो आगे फर्दर बल्ज मूव करता है, ठीक है। On initially entering the colon, the intestinal material is still quite fluid. However, with the contraction of musculature large intestine, intestinal contents are gently move along and give the time to allow nutrients to be absorbed. तो मतलब ये कि इनिशियली जब कोलॉन में एंटर करते हैं तो इंटेस्टाइनल मटेरियल जो होता है वो फ्लूइड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जितने भी मसल्स आपस में कोऑर्डिनेट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे होते हैं, जिससे क्या होता है वो इस फ्लूइड मटेरियल को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं, ठीक है। इनको मिक्स कर देते हैं और दूसरा उनको मूव कराते रहते हैं, ठीक है, आगे। अच्छा, तो ये जो मूवमेंट है ये आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे जाती है, हर एक उसमें से जाती है और उसमें वो रोल ओवर होती है। मैंने आपको बताया था ना पाउचेस बनी हुई थी, पाउचेस में इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स आगे रोल ओवर होते हैं, ठीक है। थोड़े और फ्लूइड बनते हैं, ठीक है, पानी उनमें से अब्जॉर्ब होता जाता है, फिर अगले पाउच में इस तरीके से रोल ओवर होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि इनके न्यूट्रिएंट्स में से पानी शानी सारा अब्जॉर्ब हो रहा होता है और वो थिक से थिकतर होता जा रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स अब्जॉर्ब होते हैं जो मैंने अभी पीछे बताया था, सोडियम फ्लोराइड और वाटर। इसके अलावा आपका जो
आगे आ जाएं। अच्छा, आपकी जो कोलोन की सिक्रीशंस है ना, मतलब आपके जैसे मैंने बताया था कि हर ऑर्गन की सिक्रीशंस होती हैं वो काफ़ी कम होती हैं। कोलोन में आपका नॉर्मली म्यूकस सिक्रीट हो रहा होता है, पोटेशियम सिक्रीट हो रहा होता है, बाइकार्बोनेट सिक्रीट हो रहे होते हैं ताकि अल्कलाइन इन्वायरमेंट जो है प्रोड्यूस हो, क्योंकि कोलोन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं और वो जो है एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो बाइकार्बोनेट्स इसलिए प्रोड्यूस होते हैं ताकि न्यूट्रल हो जाए इन्वायरमेंट। और सोडियम और हाइड्रोजन आयन एक्सचेंजेस होते हैं, क्योंकि ये इसलिए सिक्रेट हो रहे होते हैं क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन होनी होती है। और ये तकरीबन आपका जो इस पूरा प्रोसेस है इसको 12 to 70 आवर्स लगते हैं। टिपिकली 1 लीटर ऑफ काइम आपका कन्वर्ट हो जाता है 200 ग्राम्स ऑफ डेफिकेटेड मटेरियल में। मतलब आपका वेस्ट प्रोडक्ट जो है, अगर 1 लीटर काइम है तो उसमें से 200 ग्राम बनता है वो वेस्ट प्रोडक्ट, सॉलिड प्रोडक्ट, ठीक है। तो नॉर्मली आपकी सिक्रीशंस में म्यूकस, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट्स, सोडियम एंड हाइड्रोजन आयन एक्सचेंजेस होते हैं। तो ये है आपका लोकेशन एंड साइज ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब ये मैं अब आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ, ये रिवाइज्ड ईजियर पॉइंट्स हैं कि ये आपका पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में होता है, 5 फीट इन लेंथ होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स हैं वो हैं सीकम, कोलोन, रेक्टम और एनल कैनाल। कोलोन के पार्ट्स हैं असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेयर्स हैं वो हैं म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलैरिस और सिरोसा। तो जो म्यूकोसा लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें तीनिया कैलाए होता है, ठीक है। ये 3 सेपरेट लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है। और ये बनाते हैं हॉस्ट्रा बनाते हैं जो कि आपके सेगमेंट्स हैं कोलोन के। सीकम जो होता है वो इलियोसिकल वॉल्व के इंफीरियर में लाई कर रहा होता है और ये अपेंडिक्स के साथ अटैच होता है। अपेंडिक्स आपका सीकम के साथ अटैच होता है। कोलोन आपकी लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है। रेक्टम वो है जहाँ पे आपका फूड स्टोर होता है और एनल कलाल और एनएस से वो एक्सक्रीट हो जाता है। अब आ जाते हैं आपके इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, या हम इनको प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स और डिजीज़ के तो नॉर्मली हम इंटेस्टाइन्स में बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या फंक्शन क्रिएट करते हैं, क्या उनका काम है, क्यों होते हैं और क्या स्पेसिफिक डिजीज़ेज़ हैं जो कोलोन की या लार्ज इंटेस्टाइन की, हम उसको देख लेते हैं। बैक्टीरिया आर फाउंड थ्रू आउट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। पहली बात यह है कि हमारे पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बैक्टीरियाज होते हैं, स्टमक में भी होते हैं, माउथ में भी होते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो बैक्टीरियाज होते हैं या आप कह लें फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज जो होते हैं वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। बैक्टीरियाज फाउंड इन द इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन आर एनारोब्स। एनारोब वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, तो ये और ज़्यादा फ़ायदेमंद है, मतलब इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, ये इजीली बगैर ऑक्सीजन के सर्वाइव कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि बॉडी की ऑक्सीजन नहीं लेते, ठीक है। तो इनमें हमारे पास आते हैं बैक्टीरियोड्स, लैक्टोबैसिलाई, क्लॉस्ट्रीडिया, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा का मतलब है कि जो हमारा वहाँ पे ग्रो कर रहा होता है, ठीक है, जो वहाँ पे रह रहा होता है, जो इंटेस्टाइन की कंडीशन के साथ अडेप्ट कर चुका होता है, वो हैं बिफिडोबैक्टीरिया, मिथानोजेंस, यूबैक्टीरिया और स्ट्रेप्टोकोकाई। तो ये सब के सब बैक्टीरिया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। अच्छा, हमारे माइक्रोफ्लोरा की एग्जैक्ट कंपोजिशन मतलब कितना होगा और कितना वो वर्क करेगा वो डिपेंड कर रहा होता है सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी पे, मतलब कि किस तरह का सबस्ट्रेट बैक्टीरिया को मिल रहा है, ठीक है। सबस्ट्रेट वो क्या होता है, जो हमारी असल में जो डाइट होती है वही उनका सबस्ट्रेट होता है। अगर हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फाइबर्स हैं, तो वो बैक्टीरिया का सबस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, जिन पे वो ग्रो करता है, जिनको वो खा के और ज़्यादा बढ़ता है। हमारे कोलोन की पीएच कैसी है और मेडिकेशंस,
इन सब पे डिपेंड करता है। आगे आप आ जाएँ, बैक्टीरिया गेन्स न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ थ्रू अनअब्जॉर्ब्ड फूड रेजिड्यूज इन द इंटेस्टाइन। अच्छा, तो बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करेगा अगर हमारा जो फूड किस तरह का होगा, फूड की कंपोजिशन, कौन सा फूड होता है जो बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करता है, वो ज़्यादातर यूज़ करता है आपके डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स, और उसके बाद कुछ आपके अमाइनो एसिड्स और अनडाइजेस्टेड प्रोटीन यूज़ करता है। तो डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल्स हैं स्टार्च, ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स हमारे म्यूकस के अंदर होती हैं जो इंटेस्टाइनल वॉल सिक्रीट कर रही होती है। उसके अलावा शुगर अल्कोहल्स, शुगर अल्कोहल्स आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो होते हैं जैसे सॉर्बिटॉल है, xylitol है। उसके अलावा डाइसेक्राइड्स जैसे लैक्टोज है, और उसके अलावा फाइबर्स जैसे हेमीसेल्यूलोज, फ्रुक्टोज, ओलिगोसेक्राइड्स जैसे पेक्टिन्स और गम्स। तो फाइबर्स में आपके हेमीसेल्यूलोज, फ्रुक्टोज, पेक्टिन्स, गम्स, जितने भी आपके फाइबर्स हैं ये आपके डाइसेक्राइड्स जैसे लैक्टोज है, शुगर अल्कोहल जैसे सॉर्बिटॉल और xylitol है। ये सब फूड बैक्टीरिया का फूड होते हैं। उसके अलावा कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी हैं जो बैक्टीरिया का फूड बनते हैं। अच्छा, जब बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया जब इन कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, इन कार्बोहाइड्रेट को अपने फूड के लिए कंज्यूम करते हैं, तो वो इस प्रोसेस को वो फर्मेंटेशन के थ्रू करते हैं, ठीक है। वो अपना फूड इनको जब जैसे हम डाइजेशन एब्जॉर्प्शन करते हैं वैसे वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की ब्रेक डाउन करते हैं अपने फूड कंजम्पशन के लिए, और वो जो वो फर्मेंटेशन के थ्रू कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में फूड की फर्मेंटेशन होती है। जब फर्मेंटेशन हो जाती है तो फिर इनके कुछ एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल फर्मेंटेशन की वजह से एसिड, बैक्टीरिया एसिड सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो वो हैं लैक्टेट और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। ये इन दोनों को प्रोड्यूस करते हैं, लैक्टेट को और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जैसे एसीटेट, ब्यूटायरेट और प्रोपियोनेट। ये तीन आपकी शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं, और लैक्टेट ये बैक्टीरियाज प्रोड्यूस करते हैं। अब ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स इन टर्न हेल्प कर रहे होते हैं, ल्यूमिनल पीएच को मेंटेन रखते हैं, ठीक है, और उसको लोअर करते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सेल्स की प्रोलिफरेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, और सबस्ट्रेट, ये एसिड्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी सेल यूज़ के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो इन टर्न ये जो इनके जो एसिड्स प्रोड्यूस हुए हैं, एसिड एंड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं, ये भी हमें फ़ायदा दे रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद बैक्टीरियाज गैसेस भी सिक्रीट करते हैं। गैसेस में आ जाती हैं मीथेन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड्स और कार्बन डाइऑक्साइड। ज़्यादातर जो है हाइड्रोजन होती है जो सिक्रीट होती है कार्बोहाइड्रेट की फर्मेंटेशन से, ठीक है। तो अगर आपकी फॉर एग्जांपल 10 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट फर्मेंट हुई है तो उसके एंड रिज़ल्ट लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस सिक्रीट होती है। अब ज़्यादातर जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या होती है कि वो दूसरे बैक्टीरियाज उसको यूज़ कर लेते हैं हाइड्रोजन गैस को। कुछ हाइड्रोजन गैस आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, और जो नहीं एब्जॉर्ब होती वो फिर एक्सक्रीट हो जाती है, ठीक है, बॉडी से गैस एक्सक्रीट हो जाती है, और वो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन की वजह से होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब आपने फाइबर्स अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उनको बढ़ाना है, क्योंकि अगर आप उनको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे तो आपके जो हैं डाइट है, आपकी डाइट में से आपके जो फैटी एसिड्स हैं वो जो अगर आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि आपको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी फाइबर्स बढ़ा देंगे अपनी डाइट में तो बॉडी कस्टम नहीं हुई होती, तो फिर आपकी बॉडी में ब्लोटिंग और फ्लैटुलेंस हो जाती है, गैस प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो वो इसी वजह से होती है क्योंकि बैक्टीरियाज अभी बैक्टीरियाज अभी आदी नहीं हुए होते, अडैप्ट नहीं हुए होते इतने फूड के। इसके बाद आपका आ जाता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस नॉर्मली एडल्ट्स में होती है। क्या होती है कि बॉडी के अंदर शुगर, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स नहीं होते, ठीक है, लैक्टेज नहीं होता बॉडी में एंजाइम जो कि शुगर लैक्टोज को डाइजेस्ट करे, ठीक है। तो फिर इट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड और वो कोलॉन में चली जाती है। कोलॉन में जाके
बैक्टीरिया उसको फर्मेंट करता है। जब फर्मेंट करता है बैक्टीरिया तो बहुत सारी हाइड्रोजन गैस सेक्रेट होती है, और इसी वजह से हमारी जो है हमें एब्डोमिनल पेन भी होती है, फ्लैटुलेंस भी होती है। जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है उनको एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स और फ्लैटुलेंस होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैक्टोज जो है हमारे कोलॉन में चली जाती है, और कोलॉन के ऊपर भी एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है कि वो उसको फर्मेंट करे। तो जो हाइड्रोजन गैस है वो ज़्यादातर एब्जॉर्ब हो जाती है बाय बॉडी और ब्रेथ में एक्सहेल होती है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस का टेस्ट भी यही है कि अगर आप 50 ग्राम्स ऑफ लैक्टोज लें तो उसके 1 घंटे बाद आप चेक करते हैं तो ब्रेथ में हाइड्रोजन गैस होती है। उसे में पता चल जाता है कि ये इंडिविजुअल जो है लैक्टोज इंटॉलरेंट है। सिम्टम्स में आपकी ब्लोटिंग, गैस और एब्डोमिनल पेन होता है। अच्छा, इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया कि बैक्टीरियाज कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बैक्टीरियाज कार्बोहाइड्रेट करते हैं एब्जॉर्ब, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की वजह से वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, गैस प्रोड्यूस करते हैं, और लैक्टोज इंटॉलरेंस उसका एक आपकी जो है कंडीशन है। अब एक बैक्टीरियाज जो हैं वो अमाइनो एसिड्स भी डिग्रेड करते हैं अपनी फूड के लिए, ठीक है। तो जो अमाइनो एसिड्स वो डिग्रेड करते हैं उनसे प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं ब्रांच्ड चेन फैटी एसिड्स सच एज आइसोब्यूटारेट और आइसोवेलेरेट, फिनोलिक कंपाउंड्स, अमाइंस सच एज हिस्टामाइन और अमोनिया, ठीक है। ब्रांच्ड चेन फैटी एसिड्स मिलते हैं आपको, फिनोलिक कंपाउंड्स मिलते हैं आपको, हिस्टामाइन मिलता है और अमोनिया मिलता है। अब अमोनिया जो है वो ज़्यादातर आपका जो है एब्जॉर्ब की यूरिन में कन्वर्ट होता है, वो सारा एक प्रोसेस होता है उसका, ठीक है। उसके अलावा यूरिक एसिड और क्रेटिनिन भी आपका कोलोनिक बैक्टीरिया रिलीज़ कर सकता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जैसे अमोनिया करता है, ठीक है। अब 2 टर्म्स होती हैं हमारी, प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स मीन्स लाइफ, ठीक है। तो ये वो फूड्स दैट कंटेन लाइव कल्चर्स ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, वो खाने जिनके अंदर बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, लिविंग बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, उनको हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं। लेकिन ये वो बैक्टीरियाज नहीं होते हैं जो हार्मफुल हों, ये हमारे लिए बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं। ये वो बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे कोलोन में जाके रहते हैं, ठीक है। तो इनको हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं। प्रोबायोटिक्स किनको कह रहे हैं हम? इन बैक्टीरियाज को नहीं कह रहे हैं हम, प्रोबायोटिक्स उस फूड को कह रहे हैं जिसके अंदर ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ज़्यादातर प्रोबायोटिक्स हमारे योगर्ट में होते हैं, फर्मेंटेड मिल्क में होते हैं, इसके अलावा सॉरक्रात में होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के कुछ और फर्मेंटेड फूड्स हैं जो कुछ माइनॉरिटीज़ खाती हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर आपको फर्मेंटेड फूड चाहिए तो वो योगर्ट होता है या फिर आपके सप्लीमेंट्स होते हैं, प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, क्योंकि लैक्टिक एसिड से आपके फूड की फर्मेंटेशन होती है और योगर्ट बनती है, जैसे बिफिडोबैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलाई। उसके अलावा आते हैं प्रीबायोटिक्स। अब प्रीबायोटिक्स वो फूड इंग्रेडिएंट्स हैं जिन फूड इंग्रेडिएंट्स को बैक्टीरिया कंज्यूम करके बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। ये वो फूड है जिसके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसके ज़रिए से जो कोलोन के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट बैक्टीरिया होता है वो उसका फूड होते हैं, ठीक है। मतलब वो कोलोनिक बैक्टीरिया के लिए फूड है, ठीक है। और कोलोनिक बैक्टीरिया जब उनको खाएगा तो वो उसकी ग्रोथ होगी ज़्यादा, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग होगी, वो हेल्दी बैक्टीरिया, लिविंग बैक्टीरिया होगा। तो प्रोबायोटिक्स आर फूड इंग्रेडिएंट्स नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम्स बट आर ए बेनिफिट फॉर द बैक्टीरिया इन द कोलोन, ठीक है। हम नहीं उनको डाइजेस्ट करते, ठीक है, वो फूड है, वो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से अनडाइजेस्टेड रहता है, लेकिन जब वो कोलोन में आता है तो वहाँ पे बैक्टीरिया का वो फूड है, ठीक है। इसकी एग्जांपल फाइबर्स हैं, सारे फाइबर्स हमारे प्रीबायोटिक्स हैं, ठीक है। प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं काफ़ी कंडीशंस प्रिवेंट करने के लिए, जैसे डायरिया है, इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज़ जो कि क्रोन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है, कोलोन कैंसर, इन्फेक्टेड पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस, पोस्ट ऑपरेटिव लिवर ट्रांसप्लांट इन्फेक्शंस, मतलब लिवर की जब ट्रांसप्लांट होती है तो उसमें इन्फेक्शंस अगर बढ़ जाएं तो वो। अच्छा, इसमें फंक्शंस ऑफ प्रोबायोटिक्स जो हैं
मतलब प्रोबायोटिक्स के क्या फंक्शंस हैं या क्या बेनिफिट्स हैं, वो ये हैं कि इम्यून डिफेंस सिस्टम में हेल्प करता है, ठीक है। सिक्रीटी इम्यूनोग्लोबिन्स सिक्रीट कर रहा होता है, म्यूकोसल बैरियर को टाइटन कर रहा होता है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है। कैसे करता है कि अब जैसे हाँ बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वैसे पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। अब होता क्या है कि बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया का काम क्या है कि वो इंटेस्टाइनल साइट के साथ जाके अटैच हो ताकि वहाँ पे वो ग्रो करे। अब क्या होता है, अगर हमारा बेनिफिशियल बैक्टीरिया अमाउंट में ज़्यादा होगा तो जब हार्मफुल बैक्टीरिया आता है तो जितना बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है वो हार्मफुल बैक्टीरिया से लड़ना शुरू कर देता है और उसको फीकल कंटेंट से डाइजेस्ट करवा देता है और ख़ुद वो वहीं पे रहता है और इस तरीके से पैथोजेनिक बैक्टीरिया को बॉडी से सिक्रीट करा देता है और पैथोजेनिक बैक्टीरिया को बॉडी में आने नहीं देता या कोलोन के ज़रिए कोलोन के साथ अटैच नहीं होने देता। फिर कोलोनिक पीएच को एसिडिफाई करता है। कैसे, जब वो कार्बोहाइड्रेट्स को फर्मेंट कर रहा था तो उसकी फर्मेंटेशन से जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स प्रोड्यूस हो रहे थे उनकी वजह से कोलोनिक पीएच एसिडिफाई हो जाती है। उसके अलावा जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनकी एक्सक्रीशन को प्रमोट करता है, जैसे बाइल एसिड्स को प्रमोट करने में हेल्प करता है, नाइट्रोसामाइंस को और हाइड्रोसाइक्लिक अमाइंस को और म्यूटाजेनिक कंपाउंड्स को। इसके अलावा फीकल बल्क को प्रोड्यूस मतलब इंक्रीज़ करता है, ठीक है। किस तरीके से, ट्रांजिट टाइम को, ट्रांजिट टाइम मतलब कि आपका जो है कितनी देर के लिए आपका जो फूड कोलोन में से गुजरेगा, ठीक है, उसमें क्या करता है कि वो उसका फूड को ज़्यादा देर रुकने देता है कोलोन में। जब कोलोन में वो ज़्यादा देर के लिए रुकता है तो फीकल बल्क आपका प्रोड्यूस होता है, वाटर आपका जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि अच्छा, एक ये तरीका है और दूसरा ये तरीका है कि अब प्रोबायोटिक्स क्या कर रहे होते हैं, प्रोबायोटिक्स क्या करते हैं कि जो आपका फीकल बल्क है, ठीक है, जो या जो आपका वेस्ट मटेरियल है उसको जल्दी जल्दी भी मूव करवाता है, ठीक है। जल्दी जल्दी मूव करवाने से क्या होता है कि वो ज़्यादा देर रहता ही नहीं है इंटेस्टाइन्स में, तो इंटेस्टाइन से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स के अंदर टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं वो अब्जॉर्ब ही नहीं होते, तो इस तरीके से टॉक्सिक कंपाउंड्स आपकी बॉडी से निकल जाते हैं। तो ये दो तरीके होते हैं, दोनों तरीके, एक तो बल्क भी प्रोड्यूस करवाता है और दूसरा टॉक्सिक कंपाउंड्स को अब्जॉर्ब भी नहीं होने देता। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। हमारा डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का चैप्टर ख़त्म हो गया है। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन। अल्लाह हाफ़िज़।